Yeah. So let's start. In today's class, we will talk about the construction of an electric motor. So please give the heading construction of an electric motor, जिसको in short form हम DC motor भी बोलते हैं. DC motor. DC का वैसे मतलब होता है direct current. Okay, there are two kinds of current, direct current and alternating current. बट थैंक्स टू कोविड-19 ये वाला पार्ट हमारा डिलीट हो गया है. ओके, सो डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट इन डिटेल्स हैज बीन रिमूव्ड. तो ये अभी भी हम करेंगे, मोटर अभी भी करेंगे. मैं ये सिर्फ वर्ड की बात कर रहा हूं. मैं डीसी डायरेक्ट, तो ये जो मोटर हम बनाने वाले हैं दैट विल बी बाय यूजिंग डायरेक्ट करंट. ठीक है, जो हमारे घरों में जो करंट आ रहा है वो ऑल्टरनेटिंग करंट है, एसी जिसको बोलते हैं. और जो सेल से जो निकलता है दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट. बस इतना सा नॉलेज होगा तो हमारे लिए काफ़ी है आगे जाना. चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि एक मोटर का कंस्ट्रक्शन कैसा है, एक मोटर काम कैसे करती है, उसके अंदर की वो तो वर्किंग हो गया, पर पहले देखना चाहते हैं उसके अंदर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं. तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे एक मोटर में वो है ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल. आप साथ ही साथ में प्लीज ड्रॉ करते जाइए. तो पहले आपको फ्री ये हैंड बनाने हैं. बिल्कुल फ्री हैंड बना दीजिए. आप एक डीसी मोटर के लिए ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल आपको पहले ड्रॉ करनी है. नाम दे सकते हैं आप इसका ABCD. ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप की कॉइल है. अब ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल आपने बनाई, इस रेक्टेंगुलर कॉइल के दोनों तरफ हमारे पास होते हैं पावरफुल मैग्नेट. या तो एक हॉर्स शू मैग्नेट होगा या दो अलग अलग मैग्नेट होंगे. तो ये देखिए उसके दोनों तरफ, एक तरफ नॉर्थ पोल आ गया, एक तरफ साउथ पोल आ गया. तो ये भी आप ड्रॉ कर लीजिए. पहले हमने क्या ड्रॉ किया है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल हमने बनाई है जिसको नाम दिया है ABCD, रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD. और उसके बाद क्या किया है, मैग्नेट्स उसके दोनों तरफ लगाए हैं. ये एकदम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इस चैप्टर का, क्योंकि पहले क्या था, जनरेटर भी था. अब वो जनरेटर वाला पार्ट पूरी तरह से डिलीट कर दिया है. यानी कि अगर हम बात करें तो हमारी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 236 से सब कुछ डिलीट हो गया है. पेज नंबर 236. आगे चैप्टर बड़ा तो नहीं है, लेकिन 236, 237, 238 ये जो 3 पेज हैं इसमें जनरेटर के बारे में और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में वो सब पार्ट हमने डिलीट कर दिया है. सो पेज नंबर 235 हमारा लास्ट पेज होगा इस चैप्टर का. और अभी हम हैं पेज नंबर 232 पर. ठीक है, तो 2-3 पेज बचे हैं, बट ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पेज हैं. हमने क्या बनाया, हमने अभी तक एक रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD बनाई, उसके दोनों तरफ आपने मैग्नेट्स बना दिए. ठीक है, आगे चलते हैं. उसके बाद ये देखिए रेक्टेंगुलर कॉइल, दोनों तरफ मैग्नेट्स, वो भी हमने बना दिए. अब ये जो मैग्नेट थे, अब थर्ड चीज जो हमने बनाई है वो यहाँ पर ये देखिए पॉइंट P आपको दिख रहा है, पॉइंट Q आपको दिख रहा है, और यहाँ पे ऐसे 2 सेमी सर्कल जैसे बना दिए हैं. इन सेमी सर्कल्स को बच्चा बोलते हैं कम्यूटेटर. वी कॉल देम कम्यूटेटर. तो कम्यूटेटर रिंग्स या इनको स्प्लिट रिंग्स भी बोला जाता है इन दोनों को, क्योंकि एक बड़े से रिंग को हमने स्प्लिट कर दिया है 2 पार्ट में. तो कम्यूटेटर रिंग्स या स्प्लिट रिंग्स, ऐसे उनको स्प्लिट कर दिया है. तो इनका नाम कम्यूटेटर का मतलब कम्यूटेटर, उसका नाम दिया गया है या उनको स्प्लिट रिंग्स बुलाया जाता है. उसका नाम है बेटा, उन रिंग का नाम दिया हुआ है कम्यूटेटर.
ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कम्युनिकेट करता है हमारे किसके साथ, हमारे कॉइल के साथ, रेक्टेंगुलर कॉइल के साथ कम्यूटेटर। तो आपसे या तो वो लेबल करके पूछेंगे, करेक्ट, कि इस चीज का नाम क्या है, इस चीज का नाम क्या है वो बताओ, ये आपके लिए आ सकता है। और आपके लिए एक चीज वो पूछ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं जैसे ये कम्यूटेटर है या ये जो स्प्लिट रिंग है, इस कम्यूटेटर या इस स्प्लिट रिंग का फंक्शन क्या है वो आपसे पूछ सकते हैं। तो आप ये डायग्राम बनाइए और साइड में इसका प्लीज फंक्शन भी लिख दीजिए। मैं यहाँ पे इसका फंक्शन लिखने जा रहा हूँ। द फंक्शन of the commutator rings is to reverse the direction of current, is to reverse the direction of current flowing through the coil every time coil passes vertical position। ये इसका फंक्शन है। किसका फंक्शन लिखा है हमने, कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग का फंक्शन लिखा है। तो स्प्लिट रिंग का क्या फंक्शन है, ये करंट को रिवर्स कर देता है, उसकी डायरेक्शन बदल देता है आफ्टर एवरी हाफ साइकिल। तो ये जो आपका जो बीच में जो ये जो कॉइल बनाई है, जिसको हमने एक नाम भी दिया हुआ था, इस कॉइल को हमने ऐसे नाम दिया था ना, ABCD। जब ये कॉइल घूमती है, जब ये कॉइल गोल गोल घूमती है, तो जब आधा सर्कल ये कंप्लीट करती है तो ये कम्यूटेटर की मदद से करंट रिवर्स हो जाता है। मैं आपको सब डिटेल में आगे जब हम वर्किंग में आएंगे ना, तो ये पूरी चीजें डिटेल में आपको समझाऊंगा। बट यहाँ जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे थे तो हमें इसके एक एक पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो जो बीच वाला पार्ट था वो रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये दोनों मैग्नेट्स हैं उसके आसपास, मैग्नेट्स के आसपास। और फिर ये बना हमारा कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग्स। आप ध्यान से सुनते जाइए और सबके फंक्शंस लिखते जाइए साथ साथ में। और क्या लिखा है हमने, द फंक्शन ऑफ द कम्यूटेटर इज टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट। जो कॉइल में से जो करंट जा रहा है उसकी डायरेक्शन रिवर्स करने के लिए हम स्प्लिट रिंग्स यूज करते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। इसके बाद हम आपको एक दूसरी चीज दिखाते हैं जो कि कम्यूटेटर से अटैच होती है। सर करंट रिवर्स होना का मतलब क्या होता है? आगे बेटा जब वर्किंग पे आएंगे, उषा वर्किंग पे आएंगे, देन आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल दीज थिंग्स। ओके, ओके सर। हाँ अभी आप फिलहाल बस लिखिए, जब वर्किंग पे आएंगे तो आप आराम से समझ में आएगा आपको आगे। अब ये आप उससे अटैच कर दीजिए। व्हाट इज द नीड टू रिवर्स द करंट, अभी नया वर्किंग के टाइम पर, अभी सिर्फ कंस्ट्रक्शन। अगला है, हमने कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग के साथ इसमें अटैच होते हैं फिक्स्ड कार्बन ब्रशेस। ये कार्बन ब्रशेस हैं, तो आप भी ऐसे कार्बन ब्रशेस बना दीजिए, उनको X और Y लिख दीजिए, या दे आर द फिक्स्ड कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस का भी अपना कुछ एक फंक्शन होता है, तो वो भी हम इसके बाद अभी लिखने वाले हैं। कार्बन ब्रश का भी हम फंक्शन लिखेंगे। तो आप कार्बन ब्रशेस ड्रॉ कीजिए और साइड में उसका फंक्शन लिखिए। द फंक्शन ऑफ कार्बन ब्रशेस is to make
contact with the rotating rings ठीक है, ये जो रिंग्स हैं हमारे स्लिप रिंग्स, ये जो स्प्लिट रिंग्स हैं, जब हमारा कॉइल घूमेगा तो साथ में स्प्लिट रिंग भी उनके साथ अटैच है तो वो भी घूमेंगे, तो उनके साथ कांटेक्ट बनाए रखने के लिए ये कार्बन ब्रशेस यूज हो जाते हैं। रोटेटिंग रिंग्स मेक कांटेक्ट विद द रोटेटिंग रिंग्स ऑफ द कम्यूटेटर and through them to supply current to the coil, to supply current to the coil। ठीक है बच्चों, तो आगे हम करंट बनाएंगे। हाँ, और करंट को पास करने के लिए अगर करंट आपके कम्यूटेटर तक पहुंचना चाहिए, स्प्लिट रिंग तक पहुंचना चाहिए या आगे कॉइल में जाना चाहिए, तो वो इन फिक्स्ड कार्बन ब्रशेस के थ्रू ही होकर के जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। The function of the carbon brushes is to make contact with these rotating rings and through them to supply the current to the coil। Next point, ये देखिए बच्चों, अब ये हो गया कंप्लीट हमारा पूरा, हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। ये हमारा पूरा मोटर पूरी ऐसे दिखाई देती है, हमने कंस्ट्रक्शन किया है। ये पूरा सर्किट अभी आप कंप्लीट कर दीजिए। क्या आप इनको दोबारा आप ओरली बता सकते हैं बिना देखे? 1 2 3 4 क्या क्या हमने पढ़ा था? 1 क्या था? रेक्टेंगुलर कॉइल। वेरी गुड। 2 क्या था? मैग्नेट्स था। 3 क्या था? स्प्लिट रिंग्स और 4 कार्बन ब्रशेस, कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग्स। और 4th क्या था? कार्बन ब्रशेस। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो देखो हम भी क्या कर रहे हैं कि ऐसे करके मैंने आपको एक एक करके चीजें इंट्रोड्यूस करी, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में, आप ध्यान देना, आपकी टेक्स्ट बुक में आपको डायग्राम ऐसे दिखाई देगा, तो इट इज क्वाइट कंफ्यूजिंग। इतनी सारी चीजें जब एक साथ दिख जाती हैं डायग्राम में, यू विल अग्री कि दैट मेक्स इट वेरी कंफ्यूजिंग। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, उनको एक एक करके पढ़ा, अलग अलग कैसे कैसे वो लगे हुए थे। और अब अगर हम इस डायग्राम को देखें तो हमें उतना प्रॉब्लम नहीं होता। ये देखिए रेड कलर के नॉर्थ और साउथ परमानेंट मैग्नेट हैं। अभी नया माइक्रोफोन प्लीज ऑफ करें। नॉर्थ और साउथ परमानेंट मैग्नेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ये ABCD हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये देखिए। और ये देखिए यहाँ पे कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग दिखाई दे रहा है, एक P है और एक Q है, बीच से टूटा हुआ है, स्प्लिट रिंग है, आधा आधा है। और ये देखिए X और Y यहाँ पे कार्बन ब्रशेस भी दिखाई दे रहे हैं, X और Y फिक्स्ड कार्बन ब्रशेस। और फिर हमने आगे जा करके उसको सर्किट से कनेक्ट करके यहाँ बैटरी लगा दी। तो अब हम जब करंट पास करेंगे, देखिए कितने आराम से दिखाई दे रहा है। जब हम करंट पास कर रहे हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल के होते हुए, X वाले कार्बन ब्रश से अंदर जाते हुए, P वाले कम्यूटेटर से होते हुए, ये इस रेक्टेंगुलर कॉइल के A वाले पार्ट में जाएगा, वहां से सामने B की तरफ जाएगा, फिर C की तरफ जाएगा, फिर D की तरफ जाएगा, फिर आगे होते हुए कार्बन ब्रश E के पास Y के पास आ जाएगा, ठीक है। इसके पास सॉरी P के पास आएगा P, और फिर कार्बन ब्रश Y के Q के पास आएगा ना। हाँ, वो एक्सेल आगे मैं बताता हूँ। और उसके साथ फिर वापस आके पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया। तो ये हम मोटर के बारे में पढ़ रहे हैं ऋषि। तो मोटर क्या होती है? जब मोटर चलती है तो आपने देखा होगा, आपको जो हवा आती है, फैन का जो रॉड होता है, और आगे आप फैन लगा देते हैं, तो ये वो रॉड है। समझा, जो हम लोग की ये मैग्नेट है ना, अगर मैंने उसको असली में खोल के देखा है, उसके आजू बाजू मैग्नेट्स रहते हैं ऐसे कर्व शेप।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप अगर छोटी सी मोटर की जो खिलौनों के साथ आती है ना नीचे, छोटे मोटे कार के साथ जो मैग्नेट हाँ या सर। मोटर आती है, उसको आप खोलेंगे, बट एक्चुअली क्या है, वो बहुत एडवांस्ड वर्जन है, क्योंकि इतने छोटी सी जगह में वो पूरी मोटर फिट कर देते हैं वहां पर, बट वो बेसिकली इसी पैरामीटर पे बनती है, वहां बहुत सर ज्यादा। उसमें कॉपर वायर भी रहते हैं ना? हाँ वही वो ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है वो कॉपर वायर की बात कर रहा हूं मैं, वहां बहुत सारी कॉपर वायर वायर होती हैं, बहुत सारी कॉइलिंग होती है उसमें, तो मैग्नेट होता है, कॉइल होता है, और वो घूमता है, और उसमें से ये जो एक्सेल है वो रॉड होती है, जिसके आगे आप फैन लगा दिया तो फैन घूमेगा, हाँ सर, अभी समझा। इसके आगे अगर आपने टायर लगा दिया तो फिर ये आपकी कार चलने लग पड़ेगी, बैटरी पे जो कार चलती हैं वो ऐसे घूमती हैं, इसके आगे आप कुछ भी लगा दीजिए फैन, ये गोल गोल घूमेगा ये एक्सेल। ठीक है बच्चों, एक्सेल में करंट नहीं जा रहा है, ये जब हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल घूम रहा है तो उसके साथ साथ फिर ये एक्सेल गोल गोल घूमना शुरू हो जाती है। ठीक है, और इसके आगे अगर फैन लगा दिया तो फैन गोल घूमने लग जाता है। तो भाई ये हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन है किसका, मोटर का। ठीक है, तो हमने कंस्ट्रक्शन पूरा आपको एक एक पार्ट अलग अलग समझा दिया, और अब ये एक साथ यहां पर दिखा दिया। मैंने क्या है, बोट बनाई है जो कि पानी, क्या बोल रहा है ऋषि, पानी में चलती है। मतलब मैंने उसी मोटर से मतलब बहुत सारे टॉय बॉट बनाए हैं। हाँ करेक्ट करेक्ट, मोटर से बना सकते हैं। हम बचपन में ऐसे खेला करते थे, हमारे पास मोटर तो नहीं होती थी, लेकिन हमें अगर पानी में अपनी कोई बोट चलानी होती थी ना, तो हम जैसे क्या करते थे, जैसे कोई पुराना टूथब्रश टूथपेस्ट है ना, ऐसा टूथब्रश, वो हमारी बोट हो जाया करती थी, या लकड़ी की थोड़ी लंबी लकड़ी बोट, और उसी में साइड में छोटी छोटी लकड़ियां लेते थे और उनको रबर से बांध के, रबर से गोल गोल उसको वाइंड कर देते थे, हाँ सर। और फिर उसको पानी में छोड़ देते। तो जब वो अनवाइंड होती थी तो वो गोल गोल घूमेगी, तो वो एक मोटर की तरह काम करती थी। जैसे हमारे बोट में आपने देखा होगा ना, नीचे एक प्रोपेलर लगा होता है जिससे कार अपनी बोट चलती है, या बड़े बड़े शिप चलते हैं, बड़े बड़े प्रोपेलर होते हैं नीचे गोल घूमते हैं जो, तो वैसे ही यहाँ पर हम उसको बोट का चलाया करते थे। बट अभी तो चलो ठीक है, मोटर मिल गई तो और भी अच्छा हो गया, अगर आप मोटर से काम कर लेंगे तो। ठीक है, अब ये था, अब इसका कंस्ट्रक्शन हमने देख लिया। कंस्ट्रक्शन बच्चों आपको लिखने के लिए आ सकता है ना, ये तो आपने ड्रॉ करना समझ लिया उसको अच्छे से, लिखने के लिए भी आ सकता है। तो ये पूरा, पर हम इसमें फिलहाल आज हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम ये पूरा आपको, ये वीडियो लेक्चर के बाद आपको ये लेक्चर में पोस्ट कर दूंगा। आप ये इतनी जगह छोड़ दीजिए, आप हेडिंग डाल दीजिए कंस्ट्रक्शन, और 1 2 3 4 5 सर ऐसे ये। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं? हाँ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या ये 1 2 3 4 5 पॉइंट लिख करके उतनी सी जगह छोड़ दीजिए, जैसे ये लेसन आपके पास पोस्ट हो जाएगा, आप वहां से भी आराम से बैठ करके उसको कॉपी कर सकते हैं। ये सब कुछ वही है जो अभी हमने पीछे देखा, जल्दी जल्दी इसको एक बार पढ़ देते हैं। एन इलेक्ट्रिक मोटर के पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल हमने बनाया है ABCD ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन टू पोल्स ऑफ, दोनों तरफ मैग्नेट बनाए हमने। ठीक है, द एंड्स ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड टू टू हाफ ऑफ द स्प्लिट रिंग्स, वो बनाए। उसके बाद द इनर साइड ऑफ द स्प्लिट रिंग्स आर इंसुलेटेड एंड आर अटैच टू द एक्सेल, एक्सेल के साथ अटैच होता है, एंड द एक्सटर्नल कंडक्टिंग एजेस आर कंडक्टिंग कनेक्टेड टू द ब्रशेस X एंड Y रेस्पेक्टिवली, विच इज अगेन कनेक्टेड टू द सर्किट। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, आप बस हेडिंग डाल दीजिए कंस्ट्रक्शन, और ये 5 पॉइंट के लिए जगह छोड़ दीजिए, होप सो थोड़ी ज्यादा जगह लगेगी। ओके, और आगे चलते हैं, आगे आ जाते हैं वर्किंग पर। ठीक है, वर्किंग पर। ठीक है अमन जी, एक्स्ट्रा क्लास भी ले लेंगे डाउट्स के लिए, ये सब एक्स्ट्रा क्लास ही हो रही है। लास्ट वीक भी हमने 2 एक्स्ट्रा क्लासेस आपके लिए, जो आपके वीकेंड्स जो आपको ऑफ मिलता था वो कैंसिल करके लिया, आज भी एक्स्ट्रा क्लास ही ले रहा हूँ। हेलो सर। हाँ बोलिए नीतीश जी। वो जो 5 पॉइंट जो था वो एग्जाम में आएगा? एग्जाम में आ सकता है 5 पॉइंट, ओके। हाँ कंस्ट्रक्शन आ सकता है, तो आप उसको अच्छे से लर्न करेंगे, है ना। अभी वाले एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं आएगा कभी भी 5 पॉइंट आपको, बट मैं आगे के एग्जाम की लॉन्ग टर्म लर्निंग की बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म नहीं पढ़ना है आपको, आगे तक का सोच करके पढ़ना है। वर्किंग देख लेते हैं, ये मोटर वर्क कैसे करती है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग।
तो भाई ये हमने अभी अभी अपना बनाया था डायग्राम, ठीक है। इसमें हमारे पास ये दोनों मैग्नेट थे, तो मैग्नेट का तो हमको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, ठीक है। तो हमने नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हुई ये ऐसे लाइंस आपको दिखा दी कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। मैं एक चीज और यहाँ पर आपके लिए मेंशन करना चाहता हूँ। हमने पीछे एक जगह मेंशन किया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है और ये हमारा कंडक्टर है, याद है हम फोर्स वाला जब हमने एक्टिविटी करी थी तब आपको बोला था अगर हमारा जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो अगर मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्रीज में है तो वहां सबसे ज्यादा मैक्सिमम फोर्स लगता है। इसलिए जो हम अपना कॉइल है उसको रेक्टेंगुलर शेप में बनाते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये देखिए, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे जा रही है, और ये मेरा कॉइल है जिसमें करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, करेक्ट। तो करंट की और मेरे मैग्नेटिक फील्ड के बीच में बच्चों बन रहा है 90 डिग्री। अगर मैं इसको ए और बी ले लूं ना, तो जब करंट ए से बी की तरफ जा रहा है तो यहाँ जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है नॉर्थ से साउथ की तरफ, वो सब के सब हमारे इस करंट कैरिंग कंडक्टर के यानी ए बी जो सेक्शन है उससे हमेशा 90 डिग्री बना रहा है, यानी कि मेरे ए बी के ऊपर बहुत जबरदस्त फोर्स लगने वाला है। आगे देख लो, क्योंकि बीच में किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन किया था मुझसे लास्ट ईयर कि सर हम रेक्टेंगुलर कॉइल को रेक्टेंगल शेप में ही क्यों बनाते हैं, इसको सर्कुलर शेप में क्यों नहीं बना लेते। तो उसका जवाब यही था कि रेक्टेंगल एक ऐसी चीज है जिसकी ये जो लेंथ है ए बी, ये पूरी मेरे मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, तो मैक्सिमम पुश लगेगा मेरे साइड ए बी को। और फिर वही मैग्नेटिक फील्ड देखो आगे भी जा रही है ना, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड पूरा नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। तो अब जो मेरा करंट बी से सी में तो कोई फोर्स नहीं लगता, बी सी साइड को कोई फोर्स नहीं लगता क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। बट फिर से जब मेरा करंट सी से डी की तरफ जा रहा होगा, अगेन देयर इज विच एंगल, अगेन देयर इज 90 डिग्री। सो अगेन मेरे सी डी के ऊपर बहुत जबरदस्त फोर्स लगने वाला है। सर तो इसमें जो साइड्स होते हैं उसमें ज्यादा फोर्स लगता है। हाँ, तो यानी कि मेरे ए बी वाले साइड के ऊपर फोर्स लगेगा और मेरे सी डी वाले साइड के ऊपर फोर्स लगेगा। इन दोनों के ऊपर ज्यादा बहुत, फोर्स लगने पे क्या होगा? मैं आपको बताता हूँ ज्यादा फोर्स लगने पे क्या होगा। अपना दिल थाम के बैठे रहिए, आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ेंगे और आपको समझ में आएगा कि होने क्या वाला है। एक क्वेश्चन लेते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आस्था जी ने पूछा हुआ है कि हम उसको स्क्वायर नहीं ले सकते। तो मैं ये बता रहा हूँ आस्था जी, आप सबको पता है कि अगर मैं एक स्क्वायर लेता हूँ तो उसमें चारों साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन अगर मैं एक रेक्टेंगल लेता हूं तो उसमें ये दोनों साइड्स लंबी हो जाती हैं। लंबी मतलब ज्यादा लंबा कंडक्टर, ज्यादा लंबा कंडक्टर यानी कि ज्यादा 90 डिग्री और ज्यादा फोर्स, ठीक है। तो अगर मेरा स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया सेम है तो ऐसे में मैं रेक्टेंगल लूंगा क्योंकि उसकी ये दोनों साइड के ऊपर ज्यादा, क्योंकि स्क्वायर की वो साइड छोटी हो जाएंगी तो फोर्स कम लगेगा। मैं चाहता हूं मैक्सिमम फोर्स हो ताकि मेरा जो कॉइल है वो मैक्सिमम घूमे, मेरा कॉइल घूमना चाहिए, जितना ज्यादा फोर्स से घूमेगा उतना अच्छा है, ठीक है। बीसी पैरेलल है, सही बोल रहे हैं नीतीश, बीसी पैरेलल है, यहां एडी पैरेलल है, बट हमें उनकी जरूरत नहीं है, उनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप देखिए, अब आप एक काम कीजिए, इसको मिनिमाइज करिए, मेरी फोटो को मैक्सिमाइज करिए, तो मैं आपको यहां पे बताता हूं। ये देखिए, ये इसको भी मैं अगर एक अपने मोबाइल फोन को अगर मैं एक कॉइल मान रहा हूं और ये वो दो साइड हैं जिनको मैक्सिमम ताकत लग रही है, तो अगर मुझे इसे घुमाना है तो मुझे इन दोनों को तो टच करने की जरूरत ही नहीं है, ये दोनों साइड को, राइट। मैं क्या करने वाला हूं, इन दोनों साइड को पकड़ के एक को ऊपर की तरफ को पुश करता हूं और एक को नीचे की तरफ को पुश करता हूं, तो ये ऑटोमेटिकली घूमने लगेगा और एक पूरा राउंड मार लेगा। अगर मैंने इन दोनों साइड्स को पुश किया तो एक को ऊपर को एक को नीचे को, तो वैसा ही इसमें होने वाला है, वैसा ही इसमें होने वाला है। रुकिए मैं आपको आगे बताता हूं। तो इतना हमने देखा, इतना आपको ठीक से समझ में आ गया। इसके बारे में हम यहाँ पर लिख देते हैं, पहले इसके बारे में आप लिख दीजिए, जहां आपने डायग्राम बनाया है
उसके ऊपर जहां आपने एक फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर लिखा है और आपने एक फंक्शन ऑफ कार्बन ब्रशेस लिखा है, वहीं पर आप ये लिख देंगे यहां पर कि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, सो द मैग्नेटिक फील्ड मेक्स 90 डिग्री with the conductor coil, ठीक है, to get maximum force। ठीक है, अब हमें ये भी समझ में आ गया कि हमारी जो कॉइल है उसका शेप हमने रेक्टेंगुलर क्यों बनाया है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो ये टॉपिक पढ़ाते टाइम आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ हमने लिख लिया। आगे चलते हैं फिर, ये भी हो गया, ये समझ में आ गया, लिख लिया सबने। सर जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना तेज कॉइल चलेगा। हाँ, कॉइल उतना ज्यादा घूमेगा तो हमें ही फायदा होगा, कॉइल उतना ज्यादा घूमेगा तो हमारा पंखा उतना जोर से घूमेगा। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड मेक्स 90 डिग्री विद द कंडक्टर कॉइल टू गेट मैक्सिमम फोर्स। ओके, चलिए आगे चलेंगे। इसके बाद आपको दिखाते हैं कि अब इसके अंदर, अभी पूरे स्टार्टिंग से हम देख रहे हैं कि क्या होने वाला है। तो हमने देखा कि इसमें करंट जब स्टार्ट होगा, है ना, तो करंट कहां से कहां को जाएगा, करंट यहां से स्टार्ट होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, करंट ऐसे बहता हुआ आएगा, कार्बन ब्रशेस के अंदर जाते हुए, कम्यूटेटर से होते हुए यहाँ ए से बी की तरफ जाएगा। ठीक है, तो वो हम लिख देते हैं क्योंकि हमें उसकी जरूरत है आगे। करंट फ्लोज अलोंग ए बी और फिर आगे बढ़ते हुए इस वाली कॉइल में सी से डी की तरफ, है ना, सो ए से बी की तरफ और सी से डी की तरफ इन द रेक्टेंगुलर कॉइल। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। तो करंट कहां से कहां को फ्लो हो रहा है, ए से बी की तरफ और दूसरा हमें चाहिए सी से डी की तरफ। अब हम क्या करते हैं, हम इसमें अप्लाई कर देते हैं अपना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सो लेट अस अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो सब बच्चे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल याद है आपको? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमने किया था, अभी कल ही किया था। ये देखिए ऐसे था, फादर मदर चाइल्ड से याद आया, एक तो था फोर्स, एक तो था मैग्नेटिक फील्ड और करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। करेक्ट, डायरेक्शन ऑफ करंट मैंने फिर से बना दिया है। तो एक काम करो, सबके सब बच्चे आपके कंप्यूटर या आपके मोबाइल पे ये जैसे भी दिख रहा है, ए बी के लिए आप जो साइड ए बी दिख रही है ना, उसके लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, मैं भी लगा रहा हूं। और बताओ कि वो कहां को उसको फोर्स लगेगा, ए से बी, यानी कहने का मतलब है आप जहां भी बैठे होंगे ना, वो पॉइंट ए होगा और आपका जो लैपटॉप या मोबाइल होगा वो पॉइंट बी होगा। सो ए से बी की तरफ को करंट जा रहा है, तो आपकी जो फिंगर है, मिडिल फिंगर, वो अपवर्ड, मिडिल फिंगर पर ध्यान देना। नहीं नहीं नहीं, आप लोगों ने पूरा नहीं देखा, मेरे को लगता है आपने सिर्फ करंट की डायरेक्शन ए से बी की तरफ कर दी है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी देखिए बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां को जा रही है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो वो भी डाउनवर्ड सर डाउनवर्ड्स। पक्का ना, ए से बी की तरफ करंट जाना है और साथ में आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी जानी है नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो सब ऐसे ही उंगली करके खड़े होंगे, मेरे को बैठे होंगे ऐसा लगता है। तो हाँ सर, तो थंब कहाँ की तरफ को जा रहा है? डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स, वेरी गुड। सो आपका थंब जा रहा है डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो थंब जा रहा है डाउनवर्ड, यानी इसको फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड्स। तो इसमें हम वही काम करते हैं, डाउनवर्ड्स की तरफ को फोर्स दिखा देते हैं इस वाले कॉइल के ऊपर, ऐसे नीचे की तरफ को लिख दिया और ये डाउनवर्ड्स मूव कर रहा है, यानी जो आपका कॉइल ए बी था उसको नीचे की तरफ को क्या लग रहा है, उसको नीचे की तरफ को फोर्स लग रहा है। बच्चों सेम टाइम में अब मैं चाहूंगा कि आप सीडी पर भी वही फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाइए सेम टाइम। अभी जिस टाइम पर एग्जैक्टली जिस टाइम पर आपका ए बी वाला जो वायर है उसको नीचे को पुश लग रहा है, वही आप सीडी को भी लगाइए।
अपवर्ड्स। अपवर्ड लग रहा है पक्का? सीडी सर, सीडी मतलब आपकी तरफ है ना, तो करंट आपकी तरफ होना चाहिए, ये इजी है। करंट आपकी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, तो थंब की डायरेक्शन जा रही है ऊपर को, करेक्ट, यानी इसको फोर्स लग रहा है ऊपर को, अपवर्ड। अपवर्ड्स। तो आपने देखा जैसे आपकी नोटबुक है, अगर आप एक नोटबुक अपने हाथ में पकड़ते हैं तो वो एक कॉइल जैसी की तरह बिहेव कर रही है, रेक्टेंगुलर कॉइल। उसका एक साइड को अगर आप ऊपर को पुश करेंगे, नीचे पुश करेंगे, एक साइड को ऊपर को पुश करेंगे, तो वो बुक घूमने वाली है। अगर मैं उसको एक एक्सेल पे लगा देता हूं तो वो बुक घूमने वाली है, क्योंकि एक साइड को नीचे को पुश लग रहा है और एक साइड को ऊपर को पुश लग रहा है। ठीक है, ये नीचे ऊपर वाला पुश आप बहुत जगह लगाते हो। जब मैं कार में बैठा होता हूं तो जब मैं कार का जो स्टीयरिंग व्हील होता है उसको भी मैं एक नीचे को पुश कर रहा होता हूं और एक से ऊपर को पुश कर रहा होता हूं। याद है, आप जब कोई टैप खोल रहे होते हैं उसमें भी एक आप इधर को पुश कर रहे होते हैं, एक आप उधर को पुश कर रहे हो, तो वैसा ही है। तो इसमें भी एक जगह नीचे को पुश लगता है और एक जगह ऊपर को पुश लगता है। तो इससे क्या होने वाला है? कॉइल रोटेट होगी। बिल्कुल, इससे मेरी कॉइल रोटेट होगी, और जब मेरी कॉइल रोटेट होगी तो मेरा फैन जिससे कनेक्टेड होगा, फैन भी रोटेट होगा, और मुझे जो भी डिजायर्ड फंक्शन चाहिए वो मुझे मिल जाएगा, वो मुझे मिल जाएगा। दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ओके, अब ये तो भाई वर्किंग था जो आपको समझ में आ गया, ठीक है। पर अब टीचर्स को कौन सा वर्किंग चाहिए? उनको लिख के चाहिए वर्किंग। ये तो आप उनको बता करके समझा सकते हैं ना कि देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है और करंट में ऐसे भेज रहा हूं, तो इस वाली डायरेक्शन को यहाँ को फोर्स लग रहा है, इस वाली डायरेक्शन को यहाँ को फोर्स लग रहा है। ठीक है, हाँ बोलिए आफरा जी। सर वो डाउनवर्ड फोर्स कैसे लगा, फिर से एक्सप्लेन करो ना। डाउनवर्ड फोर्स कैसे लगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। आपको अपवर्ड समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, डाउनवर्ड के लिए आप कैसे कर रहे हैं? आप करंट को अपने से दूर भेजिए, मतलब टुवर्ड्स आपका मोबाइल या लैपटॉप की तरफ आपकी करंट वाली उंगली होनी चाहिए, ये देखिए मेरी तरह। और आप पर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो देखना नॉर्थ से साउथ की तरफ को जाना, टुवर्ड साउथ करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ घूम जाएगा। ओके सर। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ करते ही आपका थंब नीचे की तरफ को पॉइंट आउट करेगा, यानी AB को फोर्स नीचे को लग रहा है, CD को फोर्स ऊपर को लग रहा है, यानी ये कॉइल आधी घूम जाएगी। और आधी घूम के जब ये रिवर्स हो जाएगी ना, जब CD दूसरी तरफ पहुंच जाएगा और AB इस तरफ पहुंच जाएगा, फिर से उसको झटका लगेगा, फिर से इस साइड को नीचे उस साइड को ऊपर, तो कंटिन्यूअसली झटका लगता रहेगा, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, तो वो कॉइल गोल 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 घूमती रहेगी। अब ये आपको लिखने के लिए भी आ सकता है, तो वो भी हमें पता है कि आपको लिखना भी आना चाहिए, है ना। एक्सप्लेनेशन तो अपनी जगह हो गया, तो इसको रिमूव कर देते हैं और चलते हैं अगले स्लाइड पर। हाँ बोलिए सर, इसमें अभी स्प्लिट रिंग्स जो है, हाँ, स्प्लिट रिंग्स अभी वो पूरा रोटेट कैसे होगा? ये यहाँ पे कार्बन ब्रशेस सिर्फ टच करके रखा है बेटा, फिक्स नहीं है यहाँ पे, याद रखना। आप समझ रहे हैं, कार्बन ब्रशेस यहाँ पे चिपके हुए नहीं रहते हैं, कार्बन ब्रशेस सर ये उनको वो है कि जिधर से हम वायर जोड़ते फिर बैटरी में लगाएंगे तो। हाँ तो और भी आगे है, तो कार्बन ब्रशेस उषा उसको टच करके रखते हैं, बाकी ये पूरा रेक्टेंगुलर कॉइल गोल गोल घूमता रहता है, क्योंकि अगर सब कुछ फिक्स होगा तो मेरी वायर टूट जाएगी घूम करके, तो इसलिए ये कार्बन ब्रशेस उनको टच करके रखते हैं और वो कॉइल रोटेट होती रहती है। और ये टच करके रहते हैं मतलब कि ये घिसते रहते हैं, तो कार्बन ब्रशेस आपको चेंज भी करने पड़ सकते हैं बाद में, बट इट इज मेकिंग कॉन्टैक्ट विद दिस कॉइल। तो इसके कारण पूरा रोटेट हो सकता है। उसके कारण पूरा रोटेट हो सकता है। थैंक यू सर। और ये स्प्लिट रिंग बनाए हैं, स्प्लिट रिंग के कारण करंट हमेशा मतलब एक ही डायरेक्शन में घूम रहा होता है, इसलिए कॉइल आपका गोल गोल घूमता है। अगर आपने ये स्प्लिट रिंग नहीं लगाया होता और एक पूरा सर्कल वाला रिंग लगाया होता ना, तो फिर ऐसा होता कि आपका ये जो है कॉइल वो आधे टाइम आगे जाता पीछे आता, आगे जाता पीछे आता, तो गोल नहीं घूमता आपका फैन। आपका फैन आधा इधर आधा इधर आधा इधर आधा इधर, तो ऐसे ये स्प्लिट रिंग बनाने के कारण, क्योंकि स्प्लिट रिंग क्या होता है, जब ये आधा घूम के चला जाएगा ना दूसरी तरफ, तो ये AB इस तरफ आ जाएगा जहां CD है, तो ये वाला स्प्लिट रिंग फिर इस वाले कार्बन ब्रशेस के कांटेक्ट में आ जाएगा। तो मतलब करंट हमेशा आपका
ABCD डायरेक्शन में ही घूम रहा होता है। करंट आप हमेशा एक ही तरफ से ABCD मतलब इसी डायरेक्शन में घूम रहा होता है, जिससे जो भी साइड इस तरफ आती है उसको हमेशा नीचे कोई पुश लग रहा है, और जो साइड इस तरफ आ रही है उसे हमेशा ऊपर की तरफ कोई पुश लग रहा है। अभी आपके लिए 10th स्टैंडर्ड में या तो वो कंस्ट्रक्शन आपको बनाने के लिए देंगे या लेबल करने के लिए दे सकते हैं उसमें कोई चीज। अगर वो वर्किंग पूछते हैं तो वो 1 नंबर का भी हो सकता है कि कौन से लॉ के ऊपर आपका मोटर का वर्किंग बेस्ड है, तो वो तो आप फटाक से लिख देंगे। बट इन केस अगर आपको वो लिखने के लिए बोलते हैं, हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए वर्किंग के लिए, तो हम ये लिख देंगे। ठीक है, तो ये भी बाद में लिख हाँ, ये भी आप बाद में सर लिख देंगे। स्क्रीनशॉट ले ले। वर्किंग आप स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, लेक्चर खत्म होने के बाद मैं इसको अपलोड कर दूंगा, आप आराम से शांति से बैठ के फिर इसको लिख सकते हैं। ये एग्जैक्टली वही चीज समझाई गई है जो मैंने आपको अभी पिछले 2-3 स्लाइड्स में बताई। वही बोल रहा है कि करंट कैसे AB की तरफ से जा रहा है, तो उसमें से करंट जा रहा है। हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाया तो हमने देखा कि फोर्स किधर को लग रहा है, वो इसको नीचे की तरफ को पुश कर रहा है, जबकि CD वाली आर्म है उसमें ऊपर की तरफ को पुश कर रहा है। तो हमारा जो कॉइल है वो गोल गोल रोटेट हो जाएगा एक्सिस की तरफ। हाफ रोटेशन के बाद अपने पोजीशंस चेंज कर लिए और फिर से वो पूरा सेम वही प्रोसेस। अब वो जो AB था वो उस तरफ आ जाएगा और CD इस तरफ आ जाएगा, और वो पूरा रिवर्स प्रोसेस आप दोबारा लिख सकते हो। तो ऐसे आफ्टर रिपीटेड एट ईच हाफ रोटेशन गिविंग राइज टू अ कंटिन्यूअस रोटेशन ऑफ द कॉइल एंड टू द एक्सेल। तो आपको समझ में भी आ गया है, और अब आपको लिखना क्या है वो भी आपने यहाँ से नोट डाउन कर लेना है। एक चीज और उन्होंने आगे आपको समझाई है इसमें, वो मैं आपको बताता हूँ। ये वाली चीज उन्होंने ये बता दी है कि जो कमर्शियल मोटर्स जो होती हैं, ये तो उन्होंने बताया कि एक सिंपल मोटर कैसे बनाई जाती है। अब जो कमर्शियल मोटर होती हैं, जैसे ऋषि जो बात कर रहा था कि है, या फिर ये जो वो तो छोटी सी मोटर की बात कर रहा था जो हमारे खिलौनों में होती है मोटर, और बड़ी बड़ी भी होती है। जैसे पानी चढ़ाना होता है, वहां भी मोटर की जरूरत पड़ती है ना। जो आपके ट्यूबवेल होते हैं वहां भी मोटर की जरूरत पड़ती है। तो मोटर की जरूरत बहुत जगह पड़ेगी फिर आपको। बड़े बड़े जो पंखे बनाए गए हैं, ठीक है, इन सब में मोटर लग रहा है, सब जगह मोटर, वहां कमर्शियल मोटर है। तो कमर्शियल मोटर में उन्होंने बोला है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं परमानेंट मैग्नेट की जगह। जो आपने मैग्नेट देखे थे ना 2 हमारे कंस्ट्रक्शन में, वहां परमानेंट की जगह वो लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करना पसंद करते हैं वहां पर। तो बहुत चालाक होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करना पसंद करते हैं वहां पर। और दूसरा, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कंडक्टिंग वायर। जो वायर जो है ना उसके बहुत सारे टर्न्स होते हैं उसमें, वो एक चीज होती है, उससे और करंट ज्यादा प्रोड्यूस होता है। और तीसरा, एक अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर भी वो यूज कर लेते हैं, तभी तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा अगर उसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर होगी। तो अगर आपने किसी को खोला होगा ना, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं जा करके, व्हाट इज देयर इनसाइड द मोटर टाइप करेंगे तो वो आपको दिखाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट और अंदर जो कॉइल होगी, बहुत सारी कॉइल होती हैं। अब व्हाट्सएप देख लो, साहिल ने भेजा है। हाँ, 1 मिनट। सर ये भी लिखना है? ये लिखना बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, साहिल ने बहुत अच्छे 2 फोटो भेजे हैं, वेरी गुड। साहिल खारगर, साहिल ताटे, क्या बात है बच्चे, बहुत जबरदस्त। ये तूने अभी खोला है? वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। तो देखो इसमें कितनी सारी कॉइल, और ये जो ऊपर जो 2 दिखाई दे रहे हैं ये मैग्नेट हैं। ये जो सर्कुलर जैसे दिखाई दे रहे हैं ये मैग्नेट है, और अंदर ये कॉइल इतनी जबरदस्त दिखाई दे रही है इसमें। कॉइल ही कॉइल, कॉइल ही कॉइल, इसको भी और खोला जा सकता है। तो जितनी ज्यादा कॉइल उतना जबरदस्त। यहाँ तो हमने सिर्फ एक ही रेक्टेंगुलर कॉइल दिखा रहा है, वो ऐसे अलग अलग प्लेन पे ऐसे रेक्टेंगुलर कॉइल्स वो लोग यूज कर लेते हैं बहुत ज्यादा। थैंक यू साहिल, इतने सारे फोटोज। अरे वाह, ये तो पूरा साइंटिस्ट ही है, तो आधा साइंटिस्ट ही बन चुका है पूरा। इसके पास तो पूरा डब्बा है जिसमें ये सब इसने किया हुआ है। अरे वाह, ब्यूटीफुल। प्रोपेलर भी लगाया हुआ है, देख रहे हैं क्या सब बच्चे? सर ये प्रोपेलर से मैंने ना ओवरक्रॉस बनाया था, पर वो नी लेवल तक ही उड़ रहा था। अच्छा कोई बात नहीं, उड़ रहा था ना, वो ज्यादा जरूरी है, उड़ रहा था ना।
बहुत बढ़िया, थैंक यू साहिल ताटे, बहुत अच्छा इनपुट और एकदम सही टाइम पर। जब हम बात कर रहे थे कमर्शियल मोटर की तो उसने कमर्शियल मोटर दिखा दी। इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं उसके अंदर, बहुत सारे कॉइल्स होते हैं टर्न लेते हुए, और सॉफ्ट आयरन कोर भी होता है। तो यहाँ पर ये एक वर्ड ना आपके एग्जाम में वो कभी कभी पूछ लेते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको प्लीज जरूर और जरूर लिखना है, इसको स्किप नहीं करना है किसी भी बच्चे ने, ठीक है ना। और ये वर्ड ज्यादा जरूरी, कई जगह वो लोग आर्मेच्योर का वर्ड यूज करते हैं, आर्मेच्योर। तो आर्मेच्योर क्या होता है, बोल रहा है द सॉफ्ट आयरन कोर जो अंदर होती है हमारे कमर्शियल मोटर में, जिसके ऊपर कॉयल ऐसे लपेटी जाती है, वो कॉयल, ठीक है, प्लस दी कॉयल, दी सॉफ्ट आयरन कोर, वो और द कॉयल, उन दोनों को मिला के वो आर्मेच्योर बोला जाता है। क्या बात कर रहा है साहिल ताटे, बोल रहा है मैंने तो वैक्यूम क्लीनर भी बनाया था। अरे वाह, क्या बात है। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेट इसलिए प्रिफर करना चाहते हैं रुशिल जी, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट की तो पावर खत्म भी हो सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की पावर तो खत्म नहीं होती है, और वो उसी से पावर ले लेता है, घूमते घूमते उसी से पावर ले लेता है वहां पर। हाँ, ठीक है, तो और बेटर काम करेगा। तो अगर आपके घर के कोई पंखे पुराने हो गए हैं अभी मत खोल देना कोई पंखा उतार करके, पर पुराना कोई पड़ा अगर होगा घर में, तो अगर परमिशन है तो उसको खोल के देखने में कोई हार्म नहीं है। पर एक्चुअली क्या होता है, ये कमर्शियल मोटर्स है ना, ये बहुत जबरदस्त तरीके से पैक की जाती हैं, तो कई बार क्या इनको खोलने में बड़ा तकलीफ हो जाती है। रुशिल, ये क्वेश्चन का आप आंसर जरूर फाइंड आउट करके बताइए, जो आप पूछ रहे हैं ना कि कौन सा मैग्नेट होता है हमारे फैन के अंदर, कौन सा मैग्नेट होता है, वो जरूर फाइंड आउट करिए और हम सबको बताइए कौन सा उसके अंदर मैग्नेट यूज करते हैं, परमानेंट यूज कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर रहे हैं। आजकल अच्छा है ज्यादा, नहीं तो फिर आप किसी इलेक्ट्रिशियन के पास अगर काम करने के लिए जाएंगे तो वहां पर ये सब चीजें बहुत पड़ी होंगी पुरानी पुरानी, जो आप खोल करके देख सकते हैं। आगे चलते हैं। तो ये कमर्शियल मोटर, ये भी हमारे टेक्स्ट बुक का ही पैराग्राफ है, ये भी आप आराम से बाद में कॉपी कर लेंगे, इसके लिए भी थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे। तो वर्किंग के लिए आप एक पेज छोड़ सकते हैं और आगे का आधा पेज इसके लिए छोड़ सकते हैं। आइसक्रीम स्टिक से मैंने फैन बनाया था वेरी गुड। तो वो हवा से चलता था या मोटर से चलता था, वो होगा। बट क्या बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, उनको मोटर बनाने के लिए बोलो ना तो वो क्या करते हैं, मार्केट से मोटर खरीद के ले आएंगे और उसमें जो आगे जो घूम रहा होगा उसके आगे एक पंखा लगा देंगे और बोलेंगे देखो मैंने फैन बनाया। फैन आपने कुछ नहीं बनाया, आपने बस वो फैन की जगह एक छोटा सा ब्लेड जैसे लगा दिए है ना बना। तो मोटर अगर बनाएंगे तो जबरदस्त मजा आता है। मोटर, YouTube में कोई ऐसे वीडियोस हैं जहां आपको मोटर भी बनाना सिखाएंगे, मैं आपको अगले किसी और दिन आपके साथ शेयर करूंगा। इसे छोटे छोटे मोटर बनाने उन्होंने सिखाए हैं, बहुत जबरदस्त। आगे चला जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बच्चों ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पेज नंबर 233 पर ये टॉपिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आप हेडिंग डाल दीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हम थोड़ा बहुत लिखते हैं यहाँ पे। चलिए हम लिखेंगे कौन से ईयर में हुआ था ये लिख देते हैं। तो बच्चों ये हुआ था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात आई थी ईयर 1831 में। याद है क्या ऑयरस्टेड वाला ईयर, याद है कौन से ईयर में था ऑयरस्टेड? 1820। 1820 और ये था 1831, है ना। तो कम से कम 10-11 साल के बाद की बात हो रही है। अच्छा, रुशिल का आंसर आ भी गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन सीलिंग फैंस। हाँ, उनके अंदर डीसी मोटर होती है। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ईयर 1831 की बात हो रही है और हमारे साइंटिस्ट जी जो यहाँ पे उनकी पिक्चर भी बनी हुई है, साइंटिस्ट जी का नाम है माइकल फैराडे, MICHALFARADAY। माइकल फैराडे, साइंटिस्ट का नाम है माइकल फैराडे। और देखते हैं माइकल फैराडे यहाँ पे एक मस्त वाली चीज हम सबसे कहने जा रहे हैं। क्या कहने जा रहे हैं वो हमसे कहने जा रहे हैं, डू यू नो, क्या आपको पता है
नहीं, हमें बिल्कुल नहीं पता है। What will happen if we move conductor, ठीक है, in a magnetic field ये उसका क्वेश्चन था। डू यू नो व्हाट विल हैपन इफ वी मूव कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम भी बनाया है उन्होंने, और ये बड़ी ही प्यारी चीज है, जो भी सुनेगा ना एकदम खुशी से फूला नहीं समाता है अगर वो साइंस का स्टूडेंट होगा तो। इसमें मतलब आप अपने आप करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसा किसने बताया था? माइकल फैराडे। याद है हमने स्टार्टिंग में बोला था कि जो हमारा ऑयरस्टेड था उसने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में कनेक्शन बनाया, और उसने क्या बोला था कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। हमने तो पूरे चैप्टर में वो देखा ही था कि जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस हो ही रही है। वो स्ट्रेट कंडक्टर होगा या कॉइल होगा या सोलिनॉइड होगा, सब जगह वो हो रहा था। अब ये माइकल फैराडे आ गया, इसने किसके साथ कनेक्शन दे दिया? मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्शन दे दिया। इसने बोला क्या आपको पता है कि अगर मैं सिंपली, देखिए इसने क्या किया, कार्डबोर्ड ले लिया है, कार्डबोर्ड के ऊपर ऐसे वायर लपेट दिए गोल 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 गोल, और उसको गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया है। याद रखें गैल्वेनोमीटर बहुत कम अगर करंट भी प्रोड्यूस होता है तो ये डिफ्लेक्शन दिखाता है, वो सिर्फ ये दिखाने के लिए कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है। मैं चाहूं तो इसको छोटे से बल्ब से कनेक्ट कर सकता हूं, पर कई बार क्या होता है बल्ब ज्यादा करंट मांगता है, गैल्वेनोमीटर बहुत छोटा छोटा करंट भी डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब इसने क्या किया, इसने लिया एक मैग्नेट। इसके बारे में और जानकारी अगले पेज पर देते हैं आपको और अच्छे से बता करके। ठीक है, तो ये था माइकल फैराडे की एक्टिविटी अभी हम देखने जा रहे हैं, जिसने हमें किसके बीच में रिलेशन बताना चाहा है? मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में रिलेशनशिप। तो बच्चों ये है उसकी एक्टिविटी, वो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये वो एक्टिविटी है। और इस एक्टिविटी में बच्चों यहाँ पर ये हमारी कॉइल है, तो इसको मैं ऐसे लिख करके कॉइल लिख देता हूं। ये कॉइल, उसने बोला एक कॉइल ले लीजिए, कोई भी आप वायर, घर की कोई भी वायर ले लीजिए, उसको ऐसे गोल गोल घुमा दीजिए, किसकी तरह? आपने सोलिनॉइड की तरह घुमा दिया है। ठीक है, और उसको एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दीजिए, एक बल्ब से कनेक्ट कर दीजिए, छोटा सा बल्ब जो बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी पे, एलईडी बल्ब लगा दोगे तो बहुत बेटर है, वो बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी लेता है, तो एलईडी बल्ब ऐसे लगा दो। और फिर आप क्या करो, फिर आप ले लो एक मैग्नेट। ये जैसे आपने एक ले लिया है, यहाँ पे हमने एक ले लिया है बार मैग्नेट, और बोल रहा है कि ये जो आपका जो मैग्नेट है, आप क्या करो, इस मैग्नेट को, ये जो ट्यूब जैसी जो है, सिलेंडर जैसा है, ये गत्ते का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, बोला इसके अंदर जोर से लेकर के आओ, इसके अंदर जोर से भेजो उसको। तो जब उसके अंदर जोर से एंट्री मार रहा होगा ना ये मैग्नेट, तो मैग्नेट के पास आपको पता है चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो जल्दी जैसे ही आप उसको जोर से उसके अंदर इंसर्ट करने वाले हैं, वैसे ही आप देखेंगे कि आपके गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, यानी कि करंट प्रोड्यूस हुआ, करंट प्रोड्यूस हुआ। फिर आप क्या करो, यही है वो एक्सपेरिमेंट। तो सेम वही चीज मैंने यहाँ पे बनी हुई है और यहाँ पे भी वही सेम चीज बनाई। फिर उसने बोला आप एक काम करो, उस मैग्नेट को जो आपने अंदर इंसर्ट किया है उसको फिर से जोर से खींचो, तो आपने फिर से उसको जोर से खींचा तो फिर से करंट प्रोड्यूस हुआ। ये थी इसकी एक्टिविटी। तो इसकी एक्टिविटी में क्या पता चला है? बल्ब कहाँ पे लगाना है। अभिनय जहां पे ये गैल्वेनोमीटर है वहां मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि आप बल्ब लगा लो, एक बहुत ही माइन्यूट बल्ब जो जलना चाहिए, थोड़ी भी इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो। ठीक है, तो जब आप उस मैग्नेट को अंदर लेके जाएंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा, बट हाँ एक शर्त है, मैग्नेट को अंदर ले जाने के बाद रोकना नहीं, अगर रोक दिया तो करंट बंद, फिर खींचेंगे करंट फिर से प्रोड्यूस होगा। तो ये मोशन कांस्टेंट होना चाहिए। सर अगर मैग्नेट को बाहर निकालेंगे तो भी करंट प्रोड्यूस होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन में जब आप इंसर्ट कर रहे हैं मैग्नेट को तो एक डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जब आप मैग्नेट को बाहर खींच रहे हैं तो दूसरी डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और करंट प्रोड्यूस हो रहा है तब तक, कब तक? जब तक आप ये हमारे इस वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। जब आप करंट मैग्नेट को अंदर लेके जा रहे हो ना, तो आप उसके चारों तरफ की मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हो, तो करंट प्रोड्यूस होता है। इसको ही बोला जाता है इंड्यूस्ड करंट। सर अगर मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आ गया तो
क्या कौन मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आ गया? करंट प्रोड्यूस नहीं होगा फिर। गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना, ये गैल्वेनोमीटर था, ये मैग्नेट था। एक्टिविटी आपको समझ में आई? मैग्नेट को फास्ट फास्ट अंदर बाहर लेके जाना है तो करंट प्रोड्यूस होगा। वेरी सिंपल, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। ठीक है, हम इसका ऑब्जर्वेशन लिख देते हैं, जब हमने ये एक्टिविटी कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये डायग्राम आप जरूर बना लीजिए। कॉइल, एक मैग्नेट ऐसे बना लीजिए, एरो दिखा दीजिए, एक गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए और ऊपर हेडिंग डाल दीजिए माइकल फैराडे की एक्टिविटी। ओके, चलिए उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। फैराडे की लॉ भी है ना कुछ? हाँ जी, फैराडे के बहुत सारे लॉ हैं बट वो अभी यहाँ हमारे लिए यूजफुल नहीं है। फैराडे भी बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, बहुत सारे लॉ उसने दिए हैं बच्चे। हम अगले पेज पे सिर्फ इसकी डेफिनेशन लिखने वाले हैं, एक छोटी सी डेफिनेशन लिखने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन लिखने वाले हैं। ठीक है, तो वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। कौन सी वाली लिखेंगे? ये मुझे एकदम आसान लग रही है, तो हम यही लिख लेते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ, आप भी लिख लीजिएगा, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम magnetism is called electromagnetic induction. Is called electromagnetic induction. एक लाइन और आप लिख लेंगे, the current produced by moving the current produced by moving को हटा देते हैं, the current produced is called induced current, is called induced current. तो किसी ने यहां पर बोला कि क्या सर मैं मैग्नेट को वैसे ही रखूं और मैं अपने कॉइल को हिलाऊं तो चलेगा? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखो और कॉइल को हिलाओ तो भी चलेगा, या कॉइल को फिक्स रखो और मैग्नेट को हिलाओ तो भी चलेगा। बट मैग्नेटिक फील्ड चेंज होनी चाहिए, कहने का मतलब है हमारे जो वायर है, जो कॉइल है, उसके आसपास की मैग्नेटिक फील्ड जब तक चेंज होती रहेगी तब तक करंट प्रोड्यूस होता रहेगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रिसिटी कहां से प्रोड्यूस हुई? मैग्नेटिज्म के कारण प्रोड्यूस हुई। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हेलो सर, हाँ बोलिए। क्या ये जरूरी है कि मैग्नेट पूरा टच होना चाहिए कॉइल के साथ या कैसे? कॉइल के अंदर तो जाना चाहिए, इतना दूर ना ले जाओ कि वो मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल और मैग्नेट के बीच में मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा है ना। अच्छा, तो तो मतलब जो है हाँ रखनी पड़ता। हाँ, उसके पास में आपको लेके आना पड़ेगा और फिर दूर ले जाओ, फिर पास लेके आओ, दूर ले जाओ, कंटिन्यू मूव करते रहेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी। सर कॉइल को कनेक्ट करना है ना? किस हाँ, कॉइल के साथ आप जो चीज कनेक्ट कर देंगे उसमें वो करंट आ जाएगा फिर।
क्या बात है, अभिनया ने भी कुछ भेजा है व्हाट्सएप पर, कार्बन ब्रशेस भेजे हैं। अरे वाह, एक्चुअल में कार्बन ब्रशेस ऐसे दिखाई देते हैं, क्या बात है। अच्छा बेटा, आप जरा काइजन के ग्रुप पर कोई जरा हमारे आज के लेक्चर का लिंक भेज दो। मेरे ख्याल से शायद हफ्सा ज्वाइन नहीं कर पा रही है वापस, तो वो वापस ज्वाइन कर पाएगी, वो एक आप भेज दीजिए। हाँ, थैंक यू ऋषि। मैं उसको भी एक बार भेज देता हूँ, उसके नंबर पर भी। ओके, चलिए वापस आ जाते हैं, हम अपने क्लास में वापस आ जाते हैं। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी लिख लिया, डेफिनेशन भी लिख ली, और उससे जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको हम इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करंट नहीं है वो, इंड्यूस्ड करंट है, मतलब किसी और के कारण करंट प्रोड्यूस हुआ है, तो इसलिए वैसे को बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। दोनों में डिफरेंस, एक करंट और एक इंड्यूस्ड करंट। इसकी ऑब्जर्वेशंस भी हम लिखते हैं, चलिए इसका ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। ये जो एक्टिविटी जो हमने किया था ना, उसका हम ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। ऑब्जर्वेशन, सब बच्चों को अच्छे से समझ में आ रही हैं सारी चीजें? ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में लिखते हैं पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे ऑब्जर्वेशन में, अ करंट फ्लोज in the coil only when, ये जो अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि करंट तब तक ही उसके अंदर फ्लो होगा जब तक आपकी मैग्नेटिक फील्ड यानी आपका मैग्नेट मूव कर रहा होगा, सिर्फ तब तक। तो वही बोलता है अ करंट फ्लोज इन द कॉइल ओनली व्हेन देयर इज अ रिलेटिव motion between the coil and the magnet, between the coil and the magnet, सिर्फ तब तक रिलेशन होना चाहिए। दोनों में से कोई एक चीज जब तक मूव कर रही है तब तक करंट प्रोड्यूस होगा। ओके, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में हम लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स्ड। जैसे मैंने आपसे ये भी बात करी, जब हम मैग्नेट को अंदर की तरफ को इंसर्ट करेंगे तो करंट एक डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, और जब हम उसको बाहर को खींचेंगे तो करंट दूसरी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। सो द डायरेक्शन ऑफ करंट, और रुशिल पूछ रहे हैं क्या उस कॉइल का गोल होना जरूरी है? तो ऐसा है ना रुशिल, अगर कॉइल गोल होती है तो क्या मूवमेंट सोलेनॉइड होना जरूरी है क्या? हाँ, सोलिनॉइड होने से क्या है ना बेटा कि फिर एक छोटी जगह में भी हमारा काम चल जाएगा, तुम समझ रहे हो? क्योंकि सोलिनॉइड वैसे ही अंदर से खोखला होगा, क्योंकि ऐसे कॉइल गोल गोल होगी, और मैं अगर मेरा मैग्नेट में अगर बार मैग्नेट जैसा रखता हूं, है ना, तो वो उसके अंदर आराम से प्लेस हो सकता है, और ये दोनों चीजें एक दूसरे के अंदर आराम से छोटी जगह में एक दूसरे के अंदर आराम से मूव हो सकती हैं और करंट प्रोड्यूस हो सकता है। अगर मैं कोई दूसरी टाइप से लेता हूं अरेंजमेंट तो मुझे एक बड़ा स्पेस लेनी पड़ेगी, तो फिर जो कमर्शियल पर्पस के लिए जब हम जाएंगे ना तो थोड़ी सी मुश्किल पड़ जाती है वैसे। तो ये भी पॉइंट नंबर 2 लिख लेते हैं। ये सब प्रॉपर्टी आस्था पूछ रही है इसका यूज कहाँ हो रहा है? आस्था, इसका यूज हो रहा है जनरेटर में। जो जनरेटर आप लगाते हैं, आपने कहीं देखा होगा शादियों में जाते हैं तो जनरेटर आता है, तो हमने क्या देखा है, जनरेटर मतलब क्या होता है? जनरेटर मतलब एक कोई ट्रक जैसा आता है ना,
और उसके ऊपर एक बड़ा सा डब्बा जैसा होता है और वो उसको स्टार्ट कर देते हैं, घुंग 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 घुंग, उसमें से आवाज आती है। बिल्डिंग्स में भी रहता है। बिल्डिंग में भी रहता है, अपनी अपनी हर बिल्डिंग में एक जनरेटर होता है। तो वहां वो लोग क्या करते हैं, एक जनरेटर और एक मोटर दोनों को मिक्स करके यूज करते हैं, क्योंकि जनरेटर में आपको जनरेटर के लिए डीजल भी चाहिए। हाँ, वो मैं आपको बता रहा हूं क्यों चाहिए, क्योंकि जनरेटर एक ऐसी चीज है, वो मोटर का एकदम उल्टा है। मोटर में आपने करंट डाला तो उसका कॉइल अपने आप घूमने लगता है, लेकिन जनरेटर में आप अगर कॉइल घुमाओगे तो वो करंट प्रोड्यूस करेगा, पर आपको कॉइल घुमाना पड़ेगा। या तो आपको, जैसे अभी इस एक्टिविटी में देखा कि आपको मैग्नेट को अंदर बाहर करना पड़ेगा, मतलब आपको एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, या आपको वो मैग्नेट को घुमाना पड़ेगा उसके आसपास, कॉइल के आसपास, या तो मैग्नेट को घुमाओ या अंदर बाहर लेके जाओ। तो उसके लिए ये लोग इसको एक मोटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और मोटर चलाने के लिए डीजल यूज कर लेते हैं। डीजल यूज किया, मोटर चलाई, मोटर जब चलेगी तो उसकी जो रॉड है उसके आगे का वो फैन निकाल दिया, और उसकी जगह उन्होंने क्या फिट कर दिया, आपका मैग्नेट या कॉइल फिट कर दिया। तो अब वो कॉइल गोल 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 घूम रही है और मैग्नेट फिक्स है, और उससे फिर करंट प्रोड्यूस होता है। सर ये जो इन्वर्टर और जनरेटर में फर्क क्या है, मतलब जब लाइट जाती है तभी भी इन्वर्टर जनरेटर एक ही काम करते हैं ना? नहीं नहीं तो नहीं 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 नहीं, जनरेटर अलग, इन्वर्टर अलग है। इन्वर्टर जैसे हमारे घरों में होता है ना, वो अलग चीज है। वो इलेक्ट्रिसिटी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, जब आप नॉर्मल टाइम पे जब आप इलेक्ट्रिसिटी और आप उसको चार्जिंग पे लगा रहे हो, तो वहां पे वो क्या करता है, वो चार्ज को स्टोर करता है। यानी कि हमारे जो इन्वर्टर एक छोटी सी बैटरी पर काम करते हैं, आपने देखा होगा जिनके पास भी इन्वर्टर है वो बैटरी तो यूज करते हैं। तो वो जो बैटरी के अंदर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, वो रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है। तो सर उसको डिस्टिल्ड वाटर क्यों चाहिए रहता है? वो पानी, वो रिएक्शन, क्योंकि जब आप रिएक्शन कर रहे हैं तो रिएक्शन के रिएक्टेंट्स खत्म भी होते जाते हैं, तो पानी डालने से वो रिएक्शन रिवर्स आप करने की कोशिश कर रहे होते हैं बार बार। ठीक है ना, वो भी कुछ महीनों सालों तक ही चलती है, फिर बैटरी आपको फेंकनी पड़ती है कि अब ये दोबारा रिचार्ज नहीं हो रही है, मतलब वो रिएक्शन इतनी बार हो चुका है, वो अंदर की चीजें इतनी खराब हो चुकी हैं, वो इलेक्ट्रोड्स इतने खराब हो चुके हैं। ये सब 11th-12th में आपके पास डिटेल में आएगा। ठीक है, तो वहां कोई भी ऐसी चीज नहीं होती। जनरेटर में ये सब कुछ है, अंदर कॉइल है, मैग्नेट है, ये सब घूम रहा है, लेकिन इन्वर्टर में ऐसा नहीं हो रहा है। इन्वर्टर में एक बैटरी आपके पास है, वो चार्ज हो रही है, और जब लाइट चली जाती है तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, जब लाइट आ जाती है तो वो फिर से चार्ज होने के लिए बैठ जाती है। यहां पर हम लिख रहे थे ऑब्जर्वेशन में, सेकंड ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं, द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड if the direction of motion is reversed. Okay, if the direction of motion is reversed. एक थर्ड पॉइंट और इसमें मैं ऐड कर लेता हूं आप लोगों के लिए। थर्ड पॉइंट है, या फिर यहाँ जगह नहीं है, हम क्या करते हैं उसको नेक्स्ट वाले पेज पर लिखते हैं। यहाँ पर ये दो ही पॉइंट फिलहाल हम लिख रहे हैं, आप जल्दी से इनको लिख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट, अ करंट फ्लोज इन द कॉइल ओनली व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट, यानी जब तक कॉइल या मैग्नेट हिलती रहेगी तब तक करंट प्रोड्यूस होती रहेगी। और दूसरी, डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स होगा अगर डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज रिवर्स्ड। तीसरा पॉइंट वो हम अगले स्लाइड में लिखते हैं, इसको हटाते हैं, अगले स्लाइड पर जाते हैं। ये पहुंच गए हम अगले स्लाइड पर, अगले स्लाइड पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे, हाँ पहुंच गए अगले स्लाइड पर। अब यहाँ पर लिख लेते हैं हमारा पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में लिखिएगा, द करंट इज इंक्रीज्ड बाय, अगर मुझे करंट इंक्रीज करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं और मोशन को और ज्यादा रैपिड करूंगा और फास्ट करूंगा उस मोशन को। सो बाय रैपिड मोशन ऑफ द मैग्नेट का अगर बहुत रैपिड, जितना जल्दी फास्ट मोशन करूंगा उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होने वाला है। दूसरी चीज, बाय यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, मैं उस छोटे से पतले से मैग्नेट को हटा के अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, STRONG, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज करने वाला हूं तो मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा करंट और ज्यादा बढ़ जाने वाला है। और तीसरी चीज, बाय इंक्रीजिंग द
नंबर ऑफ कॉइल्स एंड एरिया। ठीक है, वो जो आपने कॉइल जो की थी उसके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दीजिए बाय इंक्रीजिंग द कॉइल टर्न्स एंड एरिया। ये तीनों चीजों से मैं अपना करंट को इंक्रीज कर सकता हूं। ठीक है बच्चों, अब यहां पर आ जाते हैं। माइकल फैराडे ने बोला कि भाई मैं एक और एक्टिविटी आपको बताता हूं, और वो एक्टिविटी में मैं और ऑयरस्टेड दोनों मिलकर के आपको एक ही पेज पे समझाएंगे पूरी की पूरी चीजें। तो बोला ठीक है, चलिए चलते हैं वहां पर। ठीक है, आई होप आपने ये लिख लिया होगा। हेलो, हाँ बोलिए नितेश। इंक्रीजिंग द कॉइल टर्न्स एंड एरिया मतलब कॉइल इंक्रीज कर दो, जो नंबर ऑफ कॉइल्स जो हमने टर्न्स बनाए थे कॉइल में, जिसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया था, वो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, या उन कॉइल को थोड़ा थिक कर दो, एरिया बढ़ा दो उसका। सर आपने कल बोला था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए एक आयन लेन लेके उसको वायर से करेंगे तो काम करेगा। सर मैंने अब भी किया पर ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा। किसके साथ कनेक्ट किया तूने? मैंने रस्टेड आयन ले लिया और ये कॉपर वायर। हाँ, कॉपर वायर को उसके चारों तरफ लपेट दिया। हाँ सर। और किसके साथ कनेक्ट किया तूने कॉपर वायर को? तो मतलब कनेक्ट भी करना है किसी चीज से? अरे उसके अंदर करंट ही नहीं जाएगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनेगा? सर है ना, उसके अंदर करंट तो जाना चैट चाहिए। बॉक्स चेक करो ना। हाँ, an idea came in my mind. Can we attach a bent magnet to a string both side and tie a coil to a pendulum if the coil moves? हाँ बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, सही बोल रहा है रुशिल। रुशिल बोलता है कि मैं मतलब इसमें कांस्टेंट मूवमेंट होना चाहिए, झूला जैसा मोशन में बना दूंगा, तो वो कॉइल के बार बार कॉइल के अंदर जाएगा मैग्नेट और बाहर निकलेगा, और जब जब ये मोशन होगा तब तक करंट प्रोड्यूस होगा। बिल्कुल रुशिल, एकदम सही है। अब इसको बस करके टेस्ट करने की, थियरेटिकली एकदम सही है, अब बस इसको टेस्ट करने की देर पर बची हुई है बस। चलिए आगे चलते हैं। बहुत अच्छा, तो अब देखिए ये वाला जो पॉइंट है ना, इस वाले पॉइंट में हम थोड़ा सा बात करते हैं। इस वाले पॉइंट में, एक मिनट, हाँ ये था माइकल फैराडे, और यहाँ पर माइकल फैराडे ने बोला कि भाई देखो एक दूसरे तरीके से भी ये जो अभी एक्टिविटी आपको दिखाई ना, ये उसकी दूसरी वाली एक्टिविटी है, ये नेक्स्ट एक्टिविटी है उससे रिलेटेड। ठीक है ना, तो ये हम अभी अपने एकदम टॉपिक के एकदम एंड में पहुंचने वाले हैं। इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, पेज नंबर 234 भी हो गया। अब हम आ गए हैं पेज नंबर 235, जो हमारा लास्ट पेज है उस पर। 235 पर ध्यान दीजिएगा, लास्ट पेज है, ऐसा नहीं है कि जल्दी से खत्म हो जाएगा, काफी कुछ डिटेल में उसने बोला है। तो उसने बोला कि लेट अस नाउ सी अ वेरिएशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो चलिए लिख देते हैं वो क्या बोलना चाह रहा है। लेट अस नाउ सी अ वेरिएशन, एक दूसरा वेरिएशन दे रहा हूं ऑफ द एक्सपेरिमेंट आई जस्ट शोड यू। वेरी वेरी गुड। अभी अभी इसने एक एक्सपेरिमेंट शो किया था ना हमको, जिसमें क्या किया था, इसने कॉइल लिया था और एक मैग्नेट को कॉइल के अंदर बाहर किया तो करंट प्रोड्यूस हुआ। अब ये उसने एक दूसरा एक्टिविटी ले लिया। इस एक्टिविटी में उसने क्या किया, इस एक्टिविटी में उसने दो कॉइल ले लिए। देखो यहाँ पर एक कॉइल को ऐसे से घुमा घुमा के करंट के साथ कनेक्ट कर दिया, ऐसा बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, और दूसरी तरफ सिर्फ ऐसा ही है। तो ये वाला जो हिस्सा है ना बच्चों, यहाँ पे ये वाला जो कॉइल है उसको मैं बोलूंगा प्राइमरी कॉइल। कौन सा कॉइल बोलूंगा? प्राइमरी कॉइल। और ये जो दूसरा कॉइल है ना बच्चों, इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। ये है प्राइमरी कॉइल, ये है सेकेंडरी कॉइल। ये जो इतनी दुनिया है ना यहाँ पर चल रही है, ये वाली दुनिया है ऑयरस्टेड की, और ये वाली किसकी दुनिया है इतनी? ये वाली फैराडे की दुनिया है। तो इसमें होगा क्या वो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, फिर हम उसका ऑब्जर्वेशन भी लिख लेंगे। इसमें क्या होने वाला है, सबसे पहले जैसे ही आप बैटरी ऑन करने वाले, की ऑन करने वाले, इसमें से करंट जाने वाला है और करंट इस कॉइल के अंदर घूमने वाला है। तो जैसे ही इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा और इस कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा इमीडिएटली, आपको पता है करंट, उसने क्या बताया था ऑयरस्टेड में, व्हेन देयर इज अ करंट पासिंग इन द वायर देयर इज ऑलवेज अ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड। तो इसके चारों तरफ एक
मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने वाली है। जैसे ही आपने ऑन किया सिर्फ तब, तो जब एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी तो अब ये देखिए ये जो दूसरा कॉइल है इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड अचानक से आ गई, तो एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आते ही आपने अभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में देखा, अगर कोई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी तो उस कॉइल में ऑटोमेटिकली करंट प्रोड्यूस होगा और इस कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस होगा और ये जो हमारे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। तो इसमें हमने दोनों चीजें कंबाइन कर दी हैं, ऑयरस्टेड का एक्सपेरिमेंट जिसने बोला इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा और फैराडे जिसने बोला मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी यानी कि इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया इस एक्टिविटी में। इस एक्टिविटी को आप क्या करेंगे, ये तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन पार्ट मैंने आपको दिखाया था, हम इसको आराम से ड्रॉ करके इसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो ये है वो डायग्राम जो आपको बनाना है, तो आप आराम से डायग्राम बनाइए, हम आगे लिखने का काम करते हैं धीरे धीरे। ठीक है, अब प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल वो लिखना मत भूलिएगा, प्राइमरी कॉइल और ये है सेकेंडरी कॉइल। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपको, हाँ, प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। तो प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल, अब हम इसके लिखते हैं ऑब्जर्वेशन क्या होंगे। ऑब्जर्वेशन, ठीक है, एक्सप्लेनेशन, कंक्लूजन, सब कुछ हम डिटेल में यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो चलिए इसमें हम लिखते हैं पहले इसका ऑब्जर्वेशन नंबर 1। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 हम शुरू करने वाले हैं यहाँ से कि जब हम इसका करंट स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, फिर आगे लिखेंगे उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस वाले कॉइल में एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। तो पॉइंट नंबर 1 में हम लिखेंगे when we plug in the key, जब हम की उसके अंदर लगा रहे हैं अपने सर्किट में तो क्या होने वाला है, we will observe that the needle of the galvanometer shows deflection. Okay, indicating momentary current. मोमेंटरी करंट इन कॉइल 2। कॉइल 2 में, यहां हम क्या बोल रहे हैं, कॉइल 1 की बात कर रहे हैं, करेक्ट। पर मोमेंटरी करंट, ध्यान देना, मतलब ऐसा नहीं है आपने यहां स्विच ऑन किया और वहां करंट आता ही जाएगा, बिल्कुल नहीं। जब तक इसके अंदर करंट इसके अंदर घूम घूम के पहुंच रहा है तब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तभी तक एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे ही करंट पूरी तरह से इसकी वायर के अंदर आ गया तो एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी, तो करंट फिर से बंद हो जाएगा। तो सिर्फ स्टार्टिंग में ही करंट प्रोड्यूस होगा, जब तक एक मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तब तक ही एक मोमेंटरी करंट प्रोड्यूस होगा, फिर से वो मतलब ऐसे ट्विंग करंट होगा और फिर से वो 0 पे आ जाएगा आपका फिर से उसका गैल्वेनोमीटर का रीडिंग। दूसरा, आपको अगर फिर से करना है तो एक आप काम करना है, इसको स्विच ऑफ कर देना। जैसे ही आप स्विच ऑफ करेंगे वैसे ही क्या होगा, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फिर से धीरे धीरे करके गायब होने लगेगी, करेक्ट। तो फिर से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो फिर से इसके अंदर एक झटका लगेगा और फिर से वो मोमेंटरी होगा। तो वो भी पॉइंट नंबर 2 में लिख देते हैं कि when we disconnect coil 1 from battery, we will observe that the needle momentarily moves but in opposite direction. इस बार मूव करेगी but in opposite direction। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान देनी है।
जैसे ही आपने ऑन किया तब करंट प्रोड्यूस हुआ और फिर करंट प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा, पर अब जब आप ऑफ करेंगे फिर से करंट प्रोड्यूस होगा, बट दिस टाइम इट विल बी इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। ये हमारे दो ऑब्जर्वेशन हमने लिख दिए। सर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है मतलब? ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब पहले आपका करंट जब आप भेजते हैं आपको पता है करंट ऐसे कॉइल में घूम रहा है ना, मतलब अगर मैं इसको A ले रहा हूं और इसको B ले रहा हूं तो करंट इज गोइंग फ्रॉम A टू B, और जैसे ही आप ऑफ करेंगे वैसे ही करंट रिवर्स होगा फ्रॉम B टू A, है ना। जो आगे गया वो पीछे आ रहा है करंट वापस, क्योंकि अभी यहां से करंट आना बंद हो रहा है। तो वैसे ही पहले A से B जा रहा था तो करंट एक डायरेक्शन में आपका नीडल घूम रहा था, और जब करंट बंद किया तो B से A मतलब करंट डिक्रीज हुआ तो फिर नीडल दूसरी तरफ को शो करेगी डिफ्लेक्शन। मतलब आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है पहले बढ़ रहा था, अब मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है। ये एग्जैक्टली वैसे ही है जहां मैग्नेट अंदर जा रहा था और फिर मैग्नेट बाहर आ रहा था। वो सेम एक्सपेरिमेंट है, बट दिस टाइम दे आर यूजिंग कॉइल 1 एंड कॉइल 2। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया? सर हाँ, और ये सब क्यों हो रहा है, अगर कोई आपसे पूछेगा कि ये सब क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कंक्लूजन क्या है, तो कंक्लूजन यही है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेकेंडरी कॉइल, ये जो कॉइल नंबर 2 है, कॉइल नंबर 2 से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही थी, जिसके कारण एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा था। मतलब इन सब के पीछे क्या रीजन था? इन सब के पीछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का रीजन था। तो वो कंक्लूजन भी लिख लेते हैं। कोई बोल रहा था, बोलिए। सर एक मिनट ग्रुप चेक करो ना। हाँ, कंक्लूजन देख लीजिए। ओके, जल्दी जल्दी लिखिए, हम आगे चलते हैं। इसने देखिए पूरा डायग्राम भी बना दिया है, एक स्ट्रिंग ले लिया है और स्ट्रिंग के साथ पेंडुलम के साथ एक इसने क्या कनेक्ट कर दिया, एक मैग्नेट कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, और एक कॉइल ले लिया है। मुझे लगता है करंट प्रोड्यूस होगा बेटा, एकदम एकदम करंट प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, कितनी प्रोड्यूस होगी वो नहीं कह सकते। ऐसा कर लीजिए कि आपका मोबाइल रिचार्ज हो सके। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद बहुत बढ़िया, ये तो सबसे अच्छी चीज है कि आप एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं और बच्चे इतना आगे तक सोच पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। कंक्लूजन में हम लिख देंगे ड्यू टू, कंक्लूजन में लिख देंगे कि ड्यू टू चेंज इन द magnetic field, due to the change in the magnetic field lines associated with, किसके साथ associated with secondary coil, जैसे जैसे there is a magnetic field change related to the secondary coil, that is the cause of induced current। ओके, तो अगर एक वर्ड में कोई पूछे भाई इसका रीजन क्या है, तो आपका क्या होगा, रीजन क्या होगा? रीजन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझ में आया मेरे बच्चों को? क्या रीजन है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द रीजन फॉर दिस। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आज हमको दे लेना पड़ेगा, और मुझे लगता नहीं है कि इतने टाइम में हो जाएगा। सर और कितना बाकी है? थोड़ा सा ही बचा है बेटा। एक हमें फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल समझना है, और कुछ जो थोड़े बहुत क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड हमारे बुक में है वो एक बार हमें डिस्कस करने हैं, तो वो जल्दी खत्म हो जाएगा। इसको फिनिश करते हैं और अगले वाले स्लाइड पे चलते हैं। कंक्लूजन
कंक्लूजन मैंने शॉर्ट में जो लिखा है, यहाँ पे डिटेल में ये कंक्लूजन है पूरा। ओके, तो ये आ जाता है फिर क्वेश्चन कि भाई कैसे पता चले कि भाई इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कौन सी है। तो इंड्यूस्ड करंट की अगर आपको डायरेक्शन पता करनी है तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कौन सा लॉ बताने वाला है, यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताने वाला है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, तो वो आप लिख दीजिए। ये भी एक वन वर्ड क्वेश्चन आ सकता है, which rule gives the direction of the induced current? So Fleming's right hand rule। तो चलते हैं फिर अगली स्लाइड पर और देखते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है क्या। जैसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल था वैसे ही फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के भी अपने कुछ, एक मिनट कहाँ पर हम यहीं पे लिख देते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब ठीक है, यहीं बना देते हैं डायग्राम और यहीं लिख देते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सो डायग्राम बनाने के लिए फिर से हमें वही हाथ का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। सो हाथ ले लीजिए, अंगूठा आ गया हमारा, ठीक है, ऐसे हमारा अंगूठा आ गया और ये ऐसे जाता हुआ सेम वैसा ही है, बट अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन वाला हो जाएगा ना। ये हमारी उंगलियां, ये ऐसा, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, आप बच्चों की ड्राइंग जैसी तो नहीं है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। चलो ठीक है, ठीक, काफ़ी बेटर लग रहा है मेरे हिसाब से, हाथ तो दिख ही रहा है। और ये फिर ऐसे आ गया। शी, ये लास्ट वाला पार्ट थोड़ा सा दोबारा ड्रॉ कर देते हैं। हाँ, अब लग रहा है मस्त। हाथ में कुछ ऐसा थोड़ा बैंड सा भी पहना देते हैं। चलिए, ये हो गया हाथ हमारा, ये हो गई उंगलियां। तो फिर से वही हो गए तीनों डायरेक्शन हमारे। कौन कौन से डायरेक्शन हो गए भाई हमारे तीनों? एक तो हमारा डायरेक्शन आ जाएगा भाई हमारे थंब का, ठीक है ना, एक डायरेक्शन आ जाएगा हमारा इस फिंगर का और एक डायरेक्शन आ जाएगा हमारा इस फिंगर का। वैसे ही कौन कौन सी तीनों चीजें हैं बच्चों इसमें? तीनों चीजें क्या क्या हैं इसमें? सबसे पहले इसमें मोशन, मोशन, ये है मोशन, ये मोशन को दिखाता है। और ये वाला जो एरो है वो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है। तो ये जो मिडिल फिंगर है वो इंड्यूस्ड करंट को दिखाता है। इंड्यूस्ड करंट इन अ कंडक्टर, हाँ, इंड्यूस्ड करंट को दिखाता है। तो ये एकदम अलग है। तो लेफ्ट हैंड पे आपने जैसे तीनों उंगलियों पे बनाया था वैसे ही राइट हैंड में भी बना सकते हैं। मोशन, फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड, और इसके लिए हमने इसके लिए भी जब उसके लिए कोड वर्ड बनाए थे ना, तो इसके लिए कैसे बच सकते हैं, इसके लिए भी बना देते हैं। इसमें बना देते हैं मौसी। वहां फादर मदर चाइल्ड था, यहाँ पे एम से मौसी, और फिर ये तो हमारा मदर एज इट इज था। मामा मामी करो, ठीक है ना, मामा हाँ मामी, सर, मामा मामा मामी। मैं अरे बोलने वाला था सेम। अरे वाह वाह वाह, चलिए आप मामा मामी बना दीजिए। मामा मामी और ये आई चाइल्ड। अभी तक आपने आईफोन देखा था, यहाँ पे आई चाइल्ड हो गया, आई चाइल्ड, इकलौता चाइल्ड। ठीक है, मामा मम्मी मामी और उनका इडियट चाइल्ड। अरे चलो इडियट। हाँ, इडियट ज्यादा आपको याद रह जाएगा। तो IDIOT, उनका इडियट चाइल्ड, मामा मामी और उनका इडियट चाइल्ड। ठीक है, ऐसे याद रखना। सर इधर भी 90 डिग्री होगा क्या? हाँ, यहाँ पर भी 90 डिग्री है, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम चेंज कर देते हैं, मौसी नहीं बोलेंगे, तो इसको चेंज ही कर देते हैं। हाँ, मामा मामी आपने सही बोला, वो थोड़ा सा थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा कूल लग रहा है मामा मामी। ओके, तो ये ऐसे मामा MA
अब वो कैसे लिखेंगे इंग्लिश में आता नहीं मुझे। मामा मामी, MAMI, मामा मामी और इडियट चाइल्ड, याद रखिएगा। आपने मामा लिख दी। MA ऋषि बोल रहे हैं मेरे मामा ने देख लिया तो मार देंगे। चलो उनका स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं। तो याद रखना, एक तरफ फादर मदर चाइल्ड है, एक तरफ मामा मामी और उनका इडियट चाइल्ड है, यानी इकलौता चाइल्ड। और इसमें भी आप वैसे ही लिखेंगे इफ, ठीक है ना। इस बार यहां से शुरू करेंगे। अगर अंगूठा मेरा मोशन दिखाता है और अगर मेरी ये वाली 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड दिखाती है, तो मेरी मिडिल फिंगर इडियट चाइल्ड की डायरेक्शन बताएगी, यानी इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताएगी। इसी ऑर्डर में लिखना है। लास्ट में इडियट चाइल्ड की बात होगी, जैसे वहां पे लास्ट में फोर्स की बात होती थी, यहां लास्ट में इंड्यूस्ड करंट की बात होगी, ठीक है। तो वैसे ही लिखेंगे इफ द इंडेक्स फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, 4 फिंगर या इंडेक्स फिंगर जो आपको लिखना है, इफ द इंडेक्स फिंगर पॉइंट्स in the direction of magnetic field, comma the thumb। उसके पहले आप वो स्टेटमेंट चाहिए तो पूरा लिख सकते हैं जो हमने लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल के लिए लिखा था। हाँ, stretch your thumb, your middle finger and the forefinger in such a way that they are at 90 degrees to each other. Then if the index finger points in the direction of the magnetic field and the thumb indicates the direction of the motion of the conductor, then लास्ट में फिर आ जाता है then the middle finger indicates the direction of the induced current in the कंडक्टर। एक्चुअली में तो इसको भी गायब ही कर देना था, इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से ही गायब कर देना था टॉपिक, क्योंकि ये रूल पढ़ के फायदा क्या जब हम आगे जनरेटर के बारे में पढ़ ही नहीं रहे हैं। क्योंकि जनरेटर में ही वो इडियट चाइल्ड आता है, वो इंड्यूस्ड करंट जनरेटर में ही प्रोड्यूस होता है। बट चलिए ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा टॉपिक। कुछ क्वेश्चन भी हैं, 1-2 क्वेश्चन, वो भी जरा जल्दी जल्दी ले लेते हैं, ठीक है। सर इसका मतलब अभी 10th स्टैंडर्ड में ये रूल यूज ही नहीं होगा? अब इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आएगा कि व्हाट इज राइट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। सर हो गया। मोशन किसका है? मोशन वही जो हमने बात किया था, या तो कंडक्टर का मोशन होगा या मैग्नेट का मोशन होगा। कंडक्टर का मोशन भी हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन ये देखो, एक्सप्लेन डिफरेंट वेज टू इंड्यूस करंट इन अ कॉइल। एक करंट में अगर आपको एक कॉइल में आपको अगर करंट इंड्यूस करना है तो उसके लिए क्या क्या आपके पास तरीके हैं करंट इंड्यूस करने के। इंड्यूस यानी कि यही इडियट चाइल्ड लाने के क्या क्या तरीके हैं। देखो तरीके क्या क्या हैं। या तो आप रोटेट करो, किसको? कॉइल को रोटेट करो, है ना, कॉइल को रोटेट करो। एक मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को रोटेट करो, मतलब मैं चाहूं तो एक ऐसा हॉर्स शू मैग्नेट ले लेता हूं, ठीक है ना, जैसे नॉर्थ साउथ हो गया, और उसके अंदर मैंने एक कॉइल ले ली है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, कॉइल को रोटेट कर रहा हूं। आप कॉइल को रोटेट करो, मैग्नेट को फिक्स रहने दो, तो भी आपका इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। दूसरा क्या कर सकते हैं, बाय कीपिंग द कॉइल स्टेशनरी। आप चाहो तो कॉइल को स्टेशनरी रख लो और मेरा मैग्नेट जो है वो ऐसा बार मैग्नेट ले लो, बार मैग्नेट को मूव करते रहो, तो मूव मैग्नेट। इसमें भी आप ऐसा कर सकते हो, इसमें भी आप कॉइल को स्टेशनरी रहने दो, ये जो हमारा हॉर्स शू मैग्नेट है इसको गोल गोल घुमाओ। ओके उत्कर्षा, you can leave, I will post this video, you can go through it, okay yeah। so rotate the coil, या तो कॉइल को रोटेट करो मैग्नेट को फिक्स रखो, या मैग्नेट को रोटेट करो कॉइल को फिक्स रखो, दोनों में से एक चीज करो।
या तो फिर वो थर्ड वाला पार्ट जो हमने वो जो दूसरी एक्टिविटी पढ़ी थी, चेंज द करंट कंटिन्यूअसली इन द अनदर कॉइल विच इज नियर इट, है ना, इसके आसपास का जो भी कॉइल, इसके आसपास एक और कॉइल रख दो और उस कॉइल के अंदर का करंट बार बार चेंज करो ताकि उसकी मैग्नेटिक फील्ड बार बार चेंज हो, जिससे उसके नेक्स्ट वाला जो कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है, उसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो सके। समझ रहे हैं तीनों चीजें? आगे चलते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था जो हमने आराम से अटेम्प्ट कर लिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इसका जरा सा मुझे आंसर बताइए, किसको पता है ये? एक क्वेश्चन दिया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ABCD 4 ऑप्शन है, फटाफट पढ़िए और जूम चैट पर इसका आंसर दीजिए। द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज, फर्स्ट पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, second point, the process of generating magnetic field due to a current passing through a coil, and C part, producing induced current in a coil due to the relative motion between the magnet and the coil, and last one, the process of rotating a coil of an electric motor. क्या बात है, बहुत सारे बच्चों का सही जा रहा है। अमन गलत जवाब, बाकी सबका अभी तक सही है, बाकी सबका अभी तक सही है, अमन का गलत है। क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए क्या करोगे? बॉडी को चार्ज करोगे? नहीं। द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हो ड्यू टू करंट? बिल्कुल नहीं। थर्ड ऑप्शन आपका क्या है? प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट ड्यू टू मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल, बिल्कुल सही है। तो मुझे मेरे हिसाब से पॉइंट नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करते हो, कैसे? बाय रिलेटिव मोशन। किस किस के बीच में मोशन हो रहा होता है? मैग्नेट और कॉइल के बीच में। ठीक है, तो पॉइंट नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये आने के चांसेस हैं आपके इस एग्जाम में, आ सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। वाओ, अगला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए जरा क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि द कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर is connected to a galvanometer, यानी वो एक्टिविटी की बात कर रहा है जो हम पहले कर चुके हैं। What will happen if the bar magnet is pushed into the coil? ये हम लिख चुके हैं कि जैसे ही हम बार मैग्नेट कॉइल के अंदर पुश करेंगे, एक मोमेंटरी डिफ्लेक्शन दिखाई देगा हमारे गैल्वेनोमीटर में, फिर वो 0 हो जाएगा। विदड्रॉ फ्रॉम इनसाइड द कॉइल, आप जैसे ही मैग्नेट को विदड्रॉ करेंगे फिर से एक मोमेंटरी डिफ्लेक्शन आएगा, बट इस बार करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। और बोलता है हेल्ड स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल, अगर मैं मैग्नेट को अंदर ले जाकर के वहीं पे रोक देता हूं तो क्या होगा? तो कुछ भी नहीं होगा, करंट बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं होगा। नो डिफ्लेक्शन, कुछ नहीं दिखाएगा गैल्वेनोमीटर। अगर आपने उसको वैसे रोक के रखा है, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है, मतलब कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो अंदर पुश करते टाइम मोमेंटरी डिफ्लेक्शन, बाहर निकालते टाइम मोमेंटरी डिफ्लेक्शन, और जब वहां पे होल्ड करके रखा है, नो डिफ्लेक्शन एट ऑल। नेक्स्ट, टू सर्कुलर कॉइल्स A and B, ये सब बुक के क्वेश्चन है बच्चों। टू सर्कुलर कॉइल्स A and B आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, यानी कि ये उसका दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट जिसमें ऑयरस्टेड और क्या था, फैराडे, दोनों ने मिलके काम किया था, ये वो वाला है। बोलता है दो सर्कुलर कॉइल A और B को आप आसपास रख दो, पास पास में रख दो। हमने बोला था एक को प्राइमरी एक को सेकेंडरी। अगर आप करंट पास करोगे कॉइल A में, चेंज करोगे करंट, तो उससे क्या होने वाला है? तो आप क्या बोलोगे कि यस, बहुत कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है? कॉइल बी में एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होने वाला है। और क्यों इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होने वाला है? क्योंकि फिर आप वही पूरा एक्सप्लेनेशन लिख दोगे कि आप जैसे ही कॉइल ए में का स्विच ऑन करोगे, उसमें करंट प्रोड्यूस होगा। करंट प्रोड्यूस होने से एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कॉइल बी को अफेक्ट करेगी और कॉइल बी में करंट इंड्यूस हो जाएगा, मोमेंटरी करंट इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड हमारी बुक में प्रेजेंट है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या देखा? आज की क्लास में हमने पूरा मोटर का पूरा कंस्ट्रक्शन देखा, ठीक है, मोटर का वर्किंग समझा। उसके बाद हम आगे गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, फैराडे के बारे में पढ़ा, कैसे उन्होंने 1831 में कैसे मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में एक कनेक्शन बताया कि कैसे मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, हमने उसका एक लॉ भी देखा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, वो देखा हमने। और उनकी जो दो एक्टिविटी थी, वो दो एक्टिविटी हमने डिटेल में समझी और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो हमने यहाँ पर डील करे। आई होप दिस क्लास विल बी हेल्पफुल टू यू। ओके, वी क्लोज द सेशन नाउ। बेस्ट विशेस फॉर योर टुमारोज एग्जाम। Any problems, you can get in touch me on my
व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू वेरी मच। बाय सर। बाय बच्चों।